एपिसोड की शुरुआत में कोहाको और हितोमी एक साथ स्कूल पहुंचते हैं, जहां हितोमी असाकी को गुड मॉर्निंग बोलने जाती है, पर असाकी वहां से चली जाती है, जिससे हितोमी को समझ नहीं आ रहा था कि असाकी से कैसे बात करे। नेक्स्ट सीन में वो दोबारा एक दूसरे से टकरा जाती है। दोनों के बीच में अजीब सी शांति थी, इसलिए हितोमी इस चुप्पी को तोड़ते हुए बोलती है, आज का मौसम ठीक नहीं लग रहा। असाकी हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हितोमी कहती है, मैं तो मौसम के बारे में सोच भी नहीं रही थी। वो उन पलों को याद कर रही थी जो उसने असाकी के साथ बिताए थे। इधर असाकी पार्क में बैठी सोच रही थी, मैं बेवकूफ़ हूँ, हितोमी ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। क्लास में साओ कल्चरल फेस्टिवल के लिए अपने प्रपोजल लिख रहा था, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत थी डिस्प्ले और इवेंट करने के लिए। और कुरुमी बताती है, हमें एंथोलॉजी के लिए फ़ोटोज़ पहले ही सिलेक्ट करने होंगे। तो कोहाको सोचती है, मैजिक क्लब को भी कुछ डिस्प्ले करना होगा। तभी असाकी भी वहाँ आती है। साओ बोलता है, तुम लेट हो। तो असाकी बोलती है, मैं क्लास में कुछ भूल गई और वैसे भी मैं आउटडोर शूट के लिए बाहर जा रही हूँ। हितोमी को भी उसके साथ जाना था, पर असाकी उसे इग्नोर करके पहले ही चली जाती है। हितोमी भी उसके पीछे जाती है। ये देख के साओ पूछता है, इनके बीच में कुछ हुआ है क्या? कुरुमी मुंह बनाकर कहती है, सच में इसे नहीं पता। यहाँ हितोमी असाकी के पीछे पीछे चल रही थी, पर फिर वो अचानक से असाकी को सॉरी बोलती है और वो श्योर नहीं थी कि ये बात वो उसे कहे या ना कहे। पर बात ये है कि हम इस तरह नहीं रह सकते। ये मैं सेल्फिश होके बोल रही हूँ, पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे लिए तुम मेरी पहली दोस्त हो, जिसे मैं तब से पसंद करती हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ। इसके जवाब में असाकी हितोमी को कहती है, हम कुछ स्वीट खाने चले एक साथ। इसके बाद ये दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे, जहाँ असाकी हितोमी से शेयर करती है, मैं साओ को बचपन से देखते आ रही हूँ, हम आसपास ही रहते हैं। वो हमारी शॉप पर काम किया करता था। मुझे पूरा भरोसा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। इसलिए जब मैंने रियलाइज़ किया कि उसकी नज़र तुम पे है, ये एक ऐसे पिल की तरह था जिसे निगलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो मुझे होना चाहिए था तुम्हारी जगह। पर ये तो सच है कि मैंने एक बार भी इसके लिए कदम नहीं उठाए। मैं एक स्टेप लेने के लिए भी बहुत डरी हुई थी। मेरा तुमसे जेलस होना सही नहीं था। और वो रोते हुए हितोमी से माफ़ी मांगती है। हितोमी कहती है, ऐसा मत बोलो, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। असाकी कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई और तुम मुझे दिल से सुनना चाहती थी। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे, पर अब उनका मन हल्का हो गया था एक दूसरे को समझकर। असाकी कहती है, ये सब उस साओ की गलती है, चलो अब हम आइसक्रीम खाते हैं और इसके बाद कराओके चलेंगे। और दूसरे ही सीन में ये लोग वही मस्ती कर रहे होते हैं। कोई गाना गा रहा था तो कोई पिक्चर ले रहा था। फोटोग्राफी आर्ट्स क्लब में कोहाको ने सबको मिलने बुलाया था। वो बताती, फोटोग्राफी क्लब और आर्ट्स क्लब उनके खुद के एंथोलॉजिस्ट डिस्प्ले है, पर एक अकेला मैजिक क्लब ही है जिसके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैजिक क्लब एक इवेंट रखेगा जहां मैं गेस्ट को पिक्चर के अंदर ले जाऊंगी। कुरुमी पूछती है, ऐसे कैसे? कोहाको के पास एक तरकीब थी, हम एक उड़ते हुए ड्रैगन के ऊपर जंप करेंगे आसमान से, जहां हम उसके साथ साथ उड़ सकते हैं। या तो कैसा रहेगा समुद्र में व्हेल के ऊपर राइड करना। असाकी को ये आइडिया पसंद आता है और कोहाको भी काफी एक्साइटेड थी इसे एक बार ट्राई करने के लिए, टेस्ट की तरह। इसके बाद सब यूतो की तरफ देखने लगते हैं। तो यूतो बोलता है, मुझसे क्या काम है? कोहाको बताती है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ड्राइंग बना सके, और इस काम में यूतो से बेहतर भला कौन होगा। वो उससे रिक्वेस्ट करती है एक फैंटेसी थीम आर्ट के लिए, कुछ ऐसा जो साधारण चीज़ों से हटकर हो। यूतो इस काम को लेके झिझक रहा था, पर बाकी सब उसका हौसला बढ़ाते हैं और हितोमी भी उसकी ड्राइंग देखना चाहती है। अब हितोमी के लिए तो यूतो को हाँ बोलना ही पड़ता है। वो कहता है, मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। कोहाको उसे शुक्रिया कहती है। यूतो सजेशन मांगता है कि मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए। कुरुमी चाहती थी एक फन ड्राइंग और असाकी को रैबिट से भरी हुई दुनिया चाहिए थी। चिगुसा कहता है, सिप कैसा रहेगा? अगली बार मैं उसकी पिक्चर नहीं ले सका था। साओ भी पीछे नहीं रहता। वो कहता है, एक पायरेट सिप। इनके सजेशन को सुनकर यूतो कहता है, तुम सबके थॉट्स सही है, कैसा रहेगा अगर हम इन सारी चीज़ों को एक ही पिक्चर में बना दे? हितोमी भी इससे खुश थी। शाम को हितोमी और कोहाको घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में कोहाको हितोमी को बताती है, इस इवेंट का ख्याल मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनकर आया जब तुम यूतो के पिक्चर के अंदर चली गई थी। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस पे हितोमी बताती है, हाँ वहाँ कुछ डरावने पार्ट्स भी थे उस ड्राइंग के, पर वो इतना सुंदर था और उसकी चमक, कुल मिलाकर ये एक फन एक्सपीरियंस था। कोहाको कहती है, तब तो हम दोबारा वही सब देख पाएंगे।
हितोमी सोचती है काश वो भी मैजिक कर पाती। कोहाको उसे खुश करते हुए बताती है, फिकर नॉट हितोमी, तुम्हें मेरे साथ परफॉर्म करने वाली हो। हितोमी पूछती है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो कोहाको बताती है मैं लोगों के लिए एक तस्वीर ला सकती हूँ और लोगों को इस तस्वीर में भेजना दूसरी बात है। किसी एक को ज़रूरत पड़ेगी पावर की जिससे वो आर्टिस्ट के दिल को छू सके, और मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये मैजिक ही तुम्हारी खासियत है। चलो हम मिलके इसे पूरा करते हैं। हितोमी इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ साव और असागी बात कर रहे होते, जहाँ साव कहता है तुम्हारे और हितोमी के बीच कुछ हुआ था ना, ऐसा लगता है कि तुम लोगों के बीच अब सब ठीक है, ये रिलीफ की बात है। असागी चिढ़कर कहती है बस यही नोटिस किया तुमने, तुम बददिमाग हो, तुम्हें लोगों की समझ ही नहीं है। घर पे हितोमी मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी और वो अब पहले से बेहतर होती जा रही थी। कोहाको कहती है अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जहाँ एक पेपर प्लेन रखा था। कोहाको हितोमी को बोलती है इस पेपर प्लेन को उस पिक्चर में भेजने के लिए स्पेल कास्ट करो जो इस मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है, और तुम्हें इसे वापस लेकर आना है एग्जैक्टली 3 मिनट्स में। हितोमी कहती है ये तो मुश्किल है, पर वो अपनी पूरी कोशिश करके उस पेपर प्लेन को पिक्चर के अंदर ले जाती है, पर वो एक ही झटके में वापस आ जाती है। कोहाको हितोमी को समझाती है तुम्हें गिरते हुए रेत को और भी ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत है। कोहाको की मम्मी भी हितोमी का हौसला बढ़ाती है और हितोमी फिर से स्पेल कास्ट करने लगती है। और यहाँ स्कूल में यूतो चिगुसा को अपनी ड्राइंग दिखाता है जो चिगुसा को बहुत कूल लगती है, और वो यूतो से कहता है कि वो उसे इस शिप के टॉप पर ड्रॉ कर सकता है प्लीज। यूतो बताता है मैं इस बार लोगों को ड्रॉ नहीं कर रहा। साव यूतो को जूस ऑफर करता है। कोहाको बताती है जब जादू खत्म हो जाए तब आप उन्हें बाहर ला सकते हैं, यानी जो भी चीज हम पिक्चर के अंदर भेजते हैं, पर अगर ये सही वक्त पर वापस नहीं आए तो हम ये इवेंट कैंसिल कर देंगे। यूतो सारी रात जाग कर ड्रॉ करता है और हितोमी कोहाको को बताती है उसने ये कर लिया। उसके सारे पेपर प्लेन सही वक्त पर वापस आ जाते हैं, जिससे कोहाको खुश होकर उसे गले लगा लेती है, और हितोमी भी अपनी मेहनत से बहुत खुश थी। इवेंट वाले दिन ये लोग प्रोजेक्टर पे यूतो की ड्रॉ की हुई पिक्चर लगाते जिसे उसने सबके अकॉर्डिंगली ही बनाया था। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इस सुंदर से पिक्चर के अंदर जाने वाले है। हितोमी यूतो से कहती है ये जेंटल कलर है। यूतो बोलता है तुम ऐसा सोचती हो। फाइनली वो तैयार होते हैं पिक्चर में जाने के लिए। साव इससे पहले ही पूछ लेता है क्या ये हमारे लिए सेफ है, जिसके जवाब में कोहाको बताती है जब टाइम खत्म हो जाएगा तो जादू भी नष्ट हो जाएगा और हम यहाँ वापस आ जाएंगे। फिर वो दोनों मैजिक शुरू करते हैं और स्पेल कास्ट करते ही वो खुद को पिक्चर के अंदर पाते हैं, जहाँ सब उस जगह को देखकर एक्साइटेड थे और आसमान से जो अम्ब्रेला आ रहे थे उसे पकड़कर सब इस रंगों से भरी दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। यूतो हितोमी से पूछता है क्या तुम कलर्स देख पा रही हो? वो कहती है हाँ अच्छे तरीके से, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वो सारे कलर्स देख सकती हूँ जो बाकी लोग देखते आ रहे हैं, वो भी पहली बार। ये मेरे दिल को खुशनुमा बना रहा है। वो दोनों भी एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। सब इस पल को खुल के जी रहे होते हैं और ये सच में बहुत ही प्यारा होता है। हितोमी यूतो की ड्राइंग की तारीफ करती है कि ये बहुत अमेजिंग है। यूतो कहता है ये और भी ज्यादा तब अच्छी हो गई जब हम इसके अंदर आए। उसे यकीन है ये सब लोगों को फैसिनेट करेगी। जब मैंने ये रियलाइज किया तो मैं थोड़ा एम्बैरेस था। हितोमी चाहती थी कि सब इस वर्ल्ड को देखे। वो यूतो से कहती है उन्हें तुम्हारी ड्राइंग देखनी ही चाहिए जो मुझे रंगों से भरी दुनिया की याद दिलाती है। वो बात कर ही रहे थे कि उनके सामने वही गोल्डन फिश आ जाती है जिसके पीछे यूतो जाता है, पर वहाँ हितोमी नहीं थी। पर वहाँ हितोमी की स्टोन से बनी हुई एक मूर्ति थी, और उसके बगल के गेट को जब यूतो खोलता है और उसके अंदर जाता है तो उसे हितोमी का बचपन दिखता है, जहाँ हितोमी प्रिंसेस और क्वीन को ड्रॉ कर रही थी। यूतो के पूछने पर वो जवाब नहीं देती, बस ये बोलती है कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। यूतो फिर पूछता है क्या ये रिवर है? वो फिर भी बस ड्रॉ करती रहती है, तो यूतो भी एक खाली पन्ने में कुछ ड्रॉ करने लगता है। वो कहता है तुम इस रिवर को क्रॉस कर सकती हो इस नाव से। हितोमी उसे हटा देती है। फिर यूतो उसे बर्ड के साथ उड़ने को कहता है, वो उसे भी हटा देती है। तो यूतो कहता है एक रेनबो ब्रिज कैसा रहेगा? हितोमी उसे मुंह फेर लेती है और कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। यूतो बताता है क्यों नहीं, तुम इसे क्रॉस कर सकती हो, जिसपे हितोमी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। यूतो पूछता है क्यों नहीं? हितोमी बोलती है मुझे नहीं पता, पर वो यूतो को अपने साथ ड्रॉ करने कहती है। यूतो ड्रॉ करने ही वाला था कि तब ही वो लोग रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ हितोमी यूतो को देखती है
और उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। तो यूतो उसे बता देता मैं तुमसे मिला था बचपन वाली हितोमी से, जो अकेली और निराश थी। इसके बाद वो बात करने के लिए ब्रिज के ऊपर आता है, जहाँ हितोमी बताती है मेरी मम्मी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, वो पहली थी सुकीशिरो फैमिली में जो ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने अपने रिलेटिव से ये सुना था, पर मैं मैजिक का यूज कर पा रही थी। फिर एक दिन अचानक से मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। वो क्यों गायब हो गई, वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? मुझे इसका जवाब नहीं मिला। शायद यही मेरी पनिशमेंट है। मैं अपने मैजिक के इस्तेमाल में इतनी खो गई थी कि मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि मेरी मम्मी ने उस वक्त कैसा महसूस किया होगा। यूतो कहता है ये बहुत बड़ी उलझन है, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है कि एक बच्ची ये नोटिस करे। हितोमी बोलती है फिर भी ये मेरी गलती है, ये सब मेरे मैजिक की वजह से हुआ। तो यूतो उसे समझाता है कि तुम गलत हो हितोमी, हम तुम्हारे मैजिक को ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सहन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हितोमी उसे चुप होने बोलती है, पर यूतो फिर भी कहता है तुम अपनी मम्मी से जितना प्यार करती हो वो कोई रीजन नहीं बनना चाहिए तुम्हारे उनके बोझ को सहन करने का। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी मम्मी, ये बात पूरे होने से पहले ही हितोमी उसे रोक देती है। यूतो हितोमी से कहता है इट्स ओके, तुम अपना गुस्सा बाहर निकाल सकती हो जब भी तुम्हारा मन करे। हितोमी सोचती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मेरी मम्मी खुश रहे, पर मैंने एक गलती करके उन्हें नाराज कर दिया। वो अकेले ही ये सब सहती रही, उन्होंने अपने फैसले भी अकेले ही लिए और अकेले ही वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनका पीछा करना चाहती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे उनसे शिकायत करनी थी, मैं सच में नासमझ हूँ। इसके बाद वो घर की ओर चल पड़ते हैं और हितोमी यूतो का शुक्रिया करती है। उसके वजह से ही अब हितोमी रिफ्रेश्ड फील कर रही है। वो कहती है मैं मैजिक बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसने मेरी मम्मी को मुझसे दूर कर दिया। मैंने हमेशा ही मैजिक से नफरत की है। पर अब उसके बाद वो यूतो को बस देखती रह जाती है। यूतो पूछता है क्या हुआ, हितोमी कहती है कुछ नहीं। फिर वो हितोमी को बाय बोल के वहाँ से घर की ओर चला जाता है। हितोमी वहीं खड़ी सोचती है मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मेरी ऐसी क्या वजह रही होगी यहाँ आने की। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।